पहले आप इस ट्वीट को पढ़िए और अब इस ट्वीट को। इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। नहीं मतलब मजाक चल रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को अंडरमाइन किया है। इतनी जल्दी तो पूनम पांडे मर के भी जिंदा नहीं हुई थी जितनी जल्दी इन्होंने सीज फायर तोड़ दी। और वैसे इनके लिए ये सब नया भी नहीं है। 2015 से अब तक पाकिस्तान टोटल 12,650 बार से ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन कर चुका। और अब तो हद ही हो गई। जब लोगों को लगा कि शांति बहल होगा, पाकिस्तान को अपना लेसन मिल गया है, तभी उसने सीज फायर फिर से तोड़ दी। वैसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि चाचा डोनाल्ड ट्रंप से क्यों बेइज्जती करवा ली। पर सोचने वाली बात है गाइस कि पाकिस्तान छुपने वाला रास्ता ढूंढने की बजाय सीज फायर क्यों तोड़ने लगा। आंसर है उसे मिला 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का लोन। अब पैसा मिला है तो राजा बेटा पैसा उड़ाएगा ही। इंडिया IMF से बोलता रहा कि डोंट गिव देम दिस फंड, बट स्टिल इट गॉट अप्रूव्ड। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपने नाम जरूर इसका सुना होगा, लेकिन ये काम क्या करता है और कैसे करता है। 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के टाइम बनी थी ये ऑर्गेनाइजेशन। पर्पस था ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना, कंट्रीज की इकोनॉमीज को क्राइसिस से निकालना एंड पॉवर्टी को रिड्यूस करना। अब IMF के पास पैसा आता है उनके मेंबर कंट्रीज से, जिनके कंट्रीब्यूशन को कोटा कहते हैं, जिसका GDP जितना बड़ा उतना उसका ज्यादा कोटा। अब इंडिया भी एक मेंबर है, लेकिन USA उसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, तो डिसीजंस पर उसका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा होता है। IMF जब किसी कंट्री को लोन देता है तो उसके साथ स्ट्रिक्ट रिफॉर्म कंडीशंस भी होती है, जैसे सब्सिडी कम करो, टैक्सेस बढ़ाओ, प्राइवेटाइज करो, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में लाओ। पर पाकिस्तान के केस में लोन मिला है पर पेट्रोल प्राइसेस नहीं, ड्रोन्स के रेट गिर जाते हैं पर हॉस्पिटल्स का नहीं, मिसाइल स्ट्राइक्स बढ़ जाती है पर रिफॉर्म नहीं, और साथ ही साथ री आर्मामेंट भी होता है। इस बार भी 20,000 करोड़ का लोन अप्रूव हुआ। इंडिया ने अपोज भी, पर IMF ने नहीं सुनी और रिजल्ट 13 दिनों से कॉन्टिन्यूअसली सीज फायर वायलेशन। IMF के लोग शायद ये भूल रहे हैं कि पाकिस्तान में पैसा जाता है उनकी इकोनॉमी में नहीं, बल्कि मिसाइल फैक्ट्रीज में। और ये लोन देखकर लगता है कि IMF को अपना नाम चेंज करके इंटरनेशनल मिसाइल फंड रख देना चाहिए। और ये पैटर्न नया भी नहीं है। 2019 में टोटल 3,479 वायलेशंस हुई जब IMF की $6 बिलियन की ट्रांच रिलीज। और अब फिर से वही पैटर्न। इतना कोइंसिडेंस तो सलमान खान की मूवीज में भी नहीं होता। और इतना ही नहीं, 2018 में US ने पाकिस्तान का $1.1 बिलियन सिक्योरिटी एड सस्पेंड कर दिया था। और उस टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला था, दे हैव गिवन अस नथिंग बट लाइज एंड डिसीट। मतलब पैसा डेवलपमेंट के लिए गया था और आउटपुट निकला टेररिज्म और बिट्रेयल। तो IMF को कब अकल आई? अब IMF उस पाकिस्तान को फंड दे रहा है जिसका आर्मी चीफ एक नॉन टेररिस्ट के बगल में खड़े होकर एक फ्यूनरल अटेंड कर रहा है। और कितना प्रूफ चाहिए भाई? इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने फोटो दिखाई जिसमें अब्दुल रऊफ एक US डेजिग्नेटेड टेररिस्ट और फलाई इंसानियत लश्कर तोयबा की प्रॉक्सी का लीडर फ्यूनरल प्रेयर्स लीड करता हुआ दिखा। जगह थी मुरीद के, जहां पे इंडियन एयर स्ट्राइक्स LET HQ पर टारगेट किया था। एंड मोस्ट शॉकिंग पार्ट, रऊफ के साइड में खड़े थे पाकिस्तानी आर्मी के लोग, और जिन लोगों की डेथ हुई थी उनको दिए गए स्टेट ऑनर्स। 8 मई को मसूद अजहर जैश-ए-मोहम्मद का चीफ और UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भवालपुर के एक स्टेडियम में नमाज़े जनाजा अटेंड करता दिखा उन लोगों के लिए जिनके लोग मिसाइल स्ट्राइक में मारे गए। और वहां पर भी पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स प्रेजेंट थे। जैश-ए-मोहम्मद और मसूद अजहर दोनों UN सिक्योरिटी काउंसिल के 1267 सैंक्शंस लिस्ट में है। ये सब स्टार्ट हुआ था अप्रैल 22, 2025 जब जम्मू एंड कश्मीर के एक छोटा सा शहर पहलगांव एक डेथ वैली बन गया। जहां लोग अपना हनीमून प्लान करते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, फोटो शूट करवाते हैं और ठंडी हवाओं में चाय एंजॉय करते हैं। वहां पे आतंकियों की गोलियों ने शमशान बना दिया। बेसरन, जिसे हम मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, वहां आर्मी यूनिफॉर्म पहने हुए कुछ टेररिस्ट जंगल से निकले और बिना कुछ सोचे ओपन फायरिंग कर दी। और ये रैंडम फायरिंग नहीं थी, आइडेंटिटी चेक करके किया गया ये मैसेकर था। तुम हिंदू हो और जवाब मिलते ही गोली। टोटल 26 लोग मारे गए, 25 इंडियन और एक नेपाली, और 17 लोग घायल हुए, किसी का पिता, किसी का पति और किसी का बेटा। सब एक ही दिन में चला गया। अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने, जो कि एक शैडो ग्रुप है डायरेक्टली कनेक्टेड टू लश्कर तोयबा, पाकिस्तान के अंदर से चलने वाली एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जब गोलियों की आवाज बंद हुई तब एक और आवाज सुनाई थी इंसानियत की। गाइस, मुस्लिम कश्मीरीज वर द फर्स्ट वन टू रन टू द स्पॉट। वो लोग जिन्हें टीवी एंकर्स अपनी न्यूज में इन लोगों को अदर्स बना देते हैं, उन्होंने सर्वाइवर्स को उठाया, उनको शॉल दी, अपने घर खोल दिए। जब सिस्टम कोलैप्स कर रहा था तब इंडियंस का असली फेस कश्मीरीज में दिखा, नॉट डिवाइडेड बट यूनाइटेड। पर इसी बीच और लोग भी एक्टिव हो गए। एयरलाइंस जो 3,000 रुपए की श्रीनगर की टिकट को 40,000 रुपए तक ले गए सिर्फ 6 घंटे के अंदर। देश शॉक में था और ये लोग प्रॉफिट में। मतलब किसी का बेटा मरा और किसका भाई, और ये लोग अपनी बैलेंस शीट भर दें। और देश का गुस्सा सोशल मीडिया पे दिख रहा था। हैशटैग्स, आउटरीच और बॉयकॉट ट्रेंड्स। अब सबका ध्यान इस स्टोरी पर गया, बट गवर्नमेंट के पास और भी बड़े इश्यूज थे टू हैंडल एंड प्लान फॉर, और जन्म हुआ ऑपरेशन सिंदूर का। अब पहलगांव के बाद देश बहुत गुस्से में था, लेकिन गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, ना किसी टाइप का शोर मचाया और सीधा जवाब दिया विद ऑपरेशन सिंदूर। 8 मई 2025 आज से हमेशा याद रखा जाएगा कि इसी दिन ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया गया था दो नामों ने, कर्नल सोफिया कुरैशी और मेजर व्योमिका सिंह। एक मुस्लिम और एक हिंदू दोनों ने मिलकर जो काम किया वो सिर्फ एक मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं था, एक स्टेटमेंट थी। इस बार कोई भी वार्निंग नहीं, पीओके के अंदर डीप स्ट्राइक्स, 9 टेरर लॉन्च पैड्स एक साथ स्वीप, टारगेट्स लाइक भवालपुर, मुरीद के नूर खान एयरबेस एंड शोरकोट। और ये सिर्फ नेम्स नहीं है, पाकिस्तान के जिहादी नर्सरी हेडक्वार्टर्स हैं। और सबसे खास बात की ये बॉर्डर शेलिंग नहीं थी, ये प्रिसिशन एयर स्ट्राइक, स्टेल्थ यूएवी ऑपरेशंस और घातक यूनिट रेड का कॉम्बो था। नो चेस्ट थंपिंग, नो प्रेस रिलीज, बस एलिमिनेट करो, आगे बढ़ो, ये मिशन था। एंड दिस मेड क्लियर टू द वर्ल्ड दैट इंडिया विल नॉट टॉलरेट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। और ये ऑपरेशन हिंदू, मुस्लिम या कश्मीरी जाट सिख के लिए नहीं था, ये मिशन सिर्फ इंडियंस के लिए था। बट गाइस, पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान ने क्या किया? वही जो हर बार ये लोग करते हैं, खाली कंडेमनेशन और एक फ्रेश नया ड्रामा। हेडलाइन छपी, पाकिस्तान डिमांड्स इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशंस इनटू द अटैक। तो बेसिकली ये चाहते हैं कि हम इन्हें फाइल भी भेज दें, सस्पेक्ट्स भी पकड़वा दें और साथ में इनको चाय भी सर्व करें इन्वेस्टिगेशन के टाइम। क्या बात है कि इन्हें फुल वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। बट लेट्स रिवाइंड टू 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक। इंडिया ने बोला चलो ज्वाइंट प्रोब करते हैं। 2008 मुंबई अटैक्स, डोसियर दिया और फिर ज्वाइंट प्रोब करते हैं। उसके बाद भी वीडियो प्रूफ दिया, ऑडियो भी दिया। 2016 उरी, फिर से बोला मिलके इन्वेस्टिगेट करते हैं। 2019 पुलवामा, ओपन इन्विटेशन और रिजल्ट जीरो, जिंज, नाडा। क्योंकि पाकिस्तान का असली काम होता है सरफेस पे कोऑपरेशन, इंटरनेशनल सिंपैथी कलेक्ट करना, बट नो एक्शन ऑन ग्राउंड अगेंस्ट टेरर। आए दिन रिपोर्ट्स आती है कि इनके यहाँ टेरर कैंप्स फ्लरिश करते हैं जस्ट लाइक मॉनसून में फंगस, और इस बार नहीं। Pakistan may have cooperated on the surface, but it didn't do anything to prevent these terror groups from flourishing within the country. ये है असली फेस, पीस मास्क ऑन फ्रंट, टेरर रिफ्यूजीज इनसाइड देयर नेशन। पर इस बार इंडिया ने सीधा कह दिया इनफ इज इनफ। कोई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई इंटरनेशनल हगिंग नहीं, सिर्फ एक्शन। क्योंकि ये लैक ऑफ एविडेंस का मामला नहीं है, ये तो डेकेड्स ऑफ एविडेंस का इंसाइक्लोपीडिया। आपको याद है उसामा बिन लादेन, यूएस ने बार बार बोला पाकिस्तान प्लीज हेल्प अस लोकेट हिम, और क्या मिला? ही केप्ट स्लिपिंग अवे। तब तक यूएस ने डिसाइड नहीं कर लिया कि लेट्स नॉट टेररिस्ट पाकिस्तान, और तुरंत अबोटाबाद में रेड हुई। उसामा मिला पाकिस्तानी आर्मी की अकेडमी से सिर्फ 800 मीटर दूर। ऐसे कोइंसिडेंस तो सीआईडी के एपिसोड में भी नहीं होते। दिस इजंट अबाउट डाउट, दिस इज अबाउट डेलिबरेट डिले। इट्स नॉट लैक ऑफ प्रूफ, इट्स द प्रूफ ऑफ पैटर्न एंड डिनायल एट द हाईएस्ट लेवल। बट इंडिया हैज मेड इट क्लियर कि हम टेररिस्ट को डिप्लोमेटिक लूप होल से बचाने नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग टेररिस्ट भी एक्सपोर्ट करते हैं और सिंपैथी भी इंपोर्ट करते हैं। अब पहलगाम के बाद पूरी दुनिया से सिंपैथी वाले ट्वीट्स आने शुरू हो गए। एक तरफ इंडिया के लोग शॉक में थे और दूसरी तरफ दुनिया भर के लीडर्स के पास एक टेम्पलेट फॉर्मेट में ट्वीट्स रेडी थे। देखो गाइस, आज के टाइम में अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में फुल ब्लोन वॉर होता है तो ग्लोबल साइड्स काफी क्लियर। इंडिया के साथ ओपनली खड़े हैं यूएस, फ्रांस, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इजराइल। पाकिस्तान के साथ खड़े हैं चाइना, टर्की और ईरान। अब बात करते हैं असली गेम प्लेयर की, विच इज चाइना। चाइना ऑफिशियली बोलता है कि वी अर्ज रेस्ट्रेंट फ्रॉम बोथ साइड्स, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा गेम प्लान बना हुआ है, क्योंकि उन्हें चाहिए एक अनस्टेबल इंडिया। और ये मैं बिल्कुल फैक्ट्स के साथ बता रहा हूँ। चाइनीज वेपन्स वाली कंपनी जैसे नोरिनको, इनके स्टॉक्स के प्राइसेस 12.4% से बढ़ गए आफ्टर दिस पहलगाम अटैक। पाकिस्तान से ड्रोन्स और जैमर्स ऑर्डर हुए 3x टाइम। मतलब मार्केट समझ गया है कि चाइना इनडायरेक्टली इस वॉर का फायदा उठा रहा है। अब चाइना के लिए पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। अगर इंडिया चाइना वॉर होती है तो पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया को मल्टी वॉर फ्रंट में डाल सकता है। एक तरफ लद्दाख, एक तरफ पंजाब राजस्थान बॉर्डर, डिफेंसिव एडवांटेज जीरो। दूसरा रीजन इकोनॉमिक है। एप्पल, टेस्ला जैसी कंपनी चाइना से निकलकर इंडिया में शिफ्ट हो रही है। वहां का प्रोडक्शन कॉस्ट और अनएथिकल प्रैक्टिसेस में यूएस पर काफी बैकलैश। अगर इंडिया वॉर में चला जाए तो कंपनीज रुकेंगी। चाइना चाहता ही यही है, अनस्टेबल इंडिया, नो इंडस्ट्रियल शिफ्ट, इकोनॉमिक कंट्रोल मेंटेन्ड। और एक बात, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC पाकिस्तान के थ्रू ही गुजरता है। तो पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग रहना और इंडिया का वीक रहना, ये चाइना का नेशनल इंटरेस्ट। और सुनो, पाकिस्तान अब सिर्फ चाइनीज वेपन्स ही यूज करता है और इंडिया के पास मिक्स है, इंडिजीनियस सिस्टम्स, रशियंस, लेगेसी टेक और नए अमेरिकन वेपन। तो अमेरिका के लिए भी ये एक लाइव बैटलफील्ड बन गया। ये वॉर बन गया है एक रियल टाइम लैब, जहां यूएस के वेपन्स वर्सेस चाइनीज टेक का कंपैरिजन हो सकता है बिना खुद लड़े। समझे, चाइना के लिए कोई दोस्ती नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है। ऑफिशियली न्यूट्रल पर प्रैक्टिकली पूरा गेम वो ही चला रहा है। प्लस पाकिस्तान अपने F-16 से आगे उड़ सकता था, लेकिन यूएस ने सिर्फ ऐसी सिचुएशंस के लिए पहले से ही ये कर रहा है। अब पाकिस्तान का डिफेंस डिस्प्ले का सबसे बड़ा शोरूम क्या है? ये F-16 फाइटर जेट। एंड गाइस, आपको पता है कि पाकिस्तान के F-16 जेट्स पे अमेरिका
अमेरिका ने काफी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। जब भी पाकिस्तान इन्हें यूज करता है स्पेशली अगेंस्ट इंडिया, तो वो एक्चुअली यूएस एग्रीमेंट की वायोलेशन कर रहा है। हर एक F-16 के साथ होता है एंड यूज मॉनिटरिंग क्लॉज। इसका मतलब पाकिस्तान इसे सिर्फ काउंटर टेररिज्म के लिए यूज कर सकता है अगेंस्ट इंडिया, और रियल टाइम सर्वेलेंस के लिए भी यूएस की टेक्निकल सिक्योरिटी भी स्टेशन है इन पाकिस्तान। और जब 2019 बालाकोट के टाइम पाकिस्तान ने ये F-16 यूज किया था, तब इंडिया ने उसे शॉट डाउन भी कर दिया था। और सिर्फ जेट्स ही नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे भी सैंक्शंस लगे हुए हैं। इसका मतलब पाकिस्तान के पास ना फुल फ्रीडम है टू यूज दिस वेपन्स एंड ना ही कोई मॉडर्न अपग्रेड। तो इनडायरेक्टली ये रिस्ट्रिक्शंस इंडिया के फेवर में काम करते हैं। अब पाकिस्तान के हाथ बंधे हुए हैं लेकिन इंडिया के नहीं। अब हवा से सीधा पानी की तरफ चलते हैं, क्योंकि इंडिया का जवाब सिर्फ मिलिट्री या डिप्लोमेसी तक लिमिटेड नहीं था और इंडिया ने सीधा वॉर किया पाकिस्तान की लाइफलाइन पर। 1960 से चली आ रही थी इंडस वाटर ट्रीटी, 3 ईस्टर्न रिवर्स का पानी, जिसका 80% सोर्स इंडिया के पास था और यूज मिलता था पाकिस्तान को। ये ट्रीटी सर्वाइव कर गई वॉर्स जैसे कारगिल, पुलवामा अटैक, लेकिन पहलगांव के बाद अप्रैल 2025 में इंडिया ने कह दिया था नो मोर कॉपरेशन, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कंटिन्यूज डिस्पाइट सो मेनी वार्निंग्स। और अगर इंडिया ये सारा पानी रोक देता है तो इसका नतीजा क्या होगा? पाकिस्तान पंजाब में अगले 2 क्रॉपिंग सीजन में 30% इरिगेशन शॉर्टफॉल एक्सपेक्टेड है। अप्रैल 2025 तक पाकिस्तान में वीट प्राइसेस 18% से बढ़ गए हैं। पाकिस्तान की खुद की फेडरल वाटर कमीशन ने वार्न कर दिया कि वी आर स्टेयरिंग एट अ फुल ब्लोन एग्रीकल्चरल क्राइसिस। जो देश हर सीजन में टेररिज्म का बीज बो रहा था, वो आज खुद ड्रॉट का सामना कर रहा है। इंडिया का स्टांस बिल्कुल सिंपल था, वॉर के टाइम भी पानी दिया, लेकिन जब तुम ब्लड दोगे तो रिवर रुकेगी। दिस इज अ क्लियर मैसेज दैट टेररिज्म हैज अ कॉस्ट, और अब वो कॉस्ट पानी में गिना जाएगा लीटर बाय लीटर। अब थोड़ा स्पॉटलाइट पाकिस्तान के अंदर के हाल पर डालते हैं, क्योंकि जब घर ही जल रहा हो तो पड़ोसियों को धुआं तो लगेगा। इन द लास्ट फ्यू मंथ्स पाकिस्तान हैज बीन फेसिंग अ डिस्टर्बिंग सर्ज इन वायलेंट इंसिडेंट्स, फ्रॉम सुसाइड बॉम्बिंग्स टू ट्रेन हाईजैकिंग्स एंड कोऑर्डिनेटेड अटैक्स ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस। सितंबर 2024 मासूम बलोचिस्तान, एक रिलीजियस गैदरिंग पे सुसाइड बॉम्बिंग हुई, 58 लोग मरे, 100 से भी ज्यादा इंजर्ड। बीबीसी के अकॉर्डिंग कल्प्रिट ISK। ये ग्रुप पाकिस्तान के अंदर डेंजरसली ग्रो कर रहा है, स्पेशली वनरेबल एरियाज। फिर आया जनवरी 2025, सेम रीजन बट नए तरीके का टेरर। एक फ्रेट ट्रेन हाईजैक हुई आर्म्ड सेपरेटिस्ट के थ्रू। डिमांड क्या रखी? आजादी फॉर बलोचिस्तान। और ये कोई रैंडम प्रोटेस्ट नहीं था, ये था एक सिंबॉलिक रेबेलियन, डायरेक्ट मैसेज टू द स्टेट। देन इन खैबर पख्तूनख्वा एंड वजीरिस्तान, यहाँ पर TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान रेगुलर बेसिस पे पाकिस्तानी फोर्सेस को टारगेट कर रहा है। सिर्फ 6 महीनों में 80 से भी ज्यादा टेरर अटैक्स। तो सिंपल सा कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है ये, पाकिस्तान एक साथ 3 कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडल कर रहा है: रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, एथनिक सेपरेटिज्म और आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर। बिलीव मी और नॉट, एज पर CIA रिपोर्ट, पाकिस्तान के डिफेंस बजट से भी ज्यादा इनकी इंटरनल टेरर हैंडलिंग की कॉस्ट है। बट व्हाई डज इट मैटर टू इंडिया? क्योंकि जब ये टेरर कंटेन नहीं होता तो इसका स्पिल ओवर होता है। LOC पर इनफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स में 37% का स्पाइक, एज पर इंडियन आर्मी इंटेलिजेंस रिपोर्ट, इज अ प्रूफ ऑफ दिस। और कश्मीर में मल्टीपल स्लीपर सेल्स ट्रेस हुए और सब पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स से लिंक्ड है। और फिर हमें कह देते हैं इंडिया को सब्र रखना चाहिए। तो बेसिकली जब तुम्हारे घर का टेररिस्ट हमारी LOC पे ट्रैकिंग कर रहा हो, तो तब हम वहां पे योगा करें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टिल डेट, 0 अटैक्स ऑन पाकिस्तान फ्रॉम एनी इंडिया एफिलिएटेड ग्रुप। लेकिन इंडिया में क्या? 26/11, पुलवामा अटैक, पहलगांव अटैक, ऑल लिंक टू पाकिस्तान सॉइल एंड ग्रुप। और फिर भी पाकिस्तान चीख चीख के बोलता है कि उनके यहाँ पे टेररिज्म नहीं है। आप बताओ कौन यकीन करेगा? कोई भी नहीं। इसलिए इस बार उनका अटैक थोड़ा सा डिफरेंट था। याद है कैसे उन्होंने धर्म पूछ के लोगों को मारा था? मुंबई और पुलवामा में तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बट सोचने वाली बात है कि इस बार ही क्यों? देखो, पाकिस्तान तो हमें बिल्कुल भी नहीं हिला सकता, ना हरा सकता है, पर कम्युनल टेंशन से हम अपनी विकेट खुद की क्यों गिराए? जब लोग पहलगाम अटैक से उभर ही रहे थे, तभी न्यूज आनी स्टार्ट हो गई कि यहाँ कश्मीरी स्टूडेंट्स को मारा, कि वहां मुस्लिम्स को पहलगाम के बदले में मारा। ऐसे में पहलगाम के विक्टिम्स में जब देश में शांति की मांग की, तो लोगों ने उन्हें ऑनलाइन भी नहीं छोड़ा। एंड इन सब के बीच में सिर्फ एक छोटी सी चीज ने बहुत बड़ी होप दी। When 2 आर्मी ऑफिसर्स, कैप्टन सोफिया कुरैशी अ मुस्लिम एंड लेफ्टिनेंट व्योमिका सिंह अ हिंदू, लेड अ जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग अबाउट द ऑपरेशन सिंदूर, और ये दिखाया कि ये है रियल इंडिया। अब देखो, सीज फायर का अग्रीमेंट होके टूट भी चुका है, तो सीधा आ जाते हैं हमारी मेन क्वेश्चन पे कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो जाती है तो दोनों में से कौन जीतेगा? यहां हम बात करते हैं मिलिट्री। यहां हम ब्रेक डाउन करेंगे मिलिट्री बाय मिलिट्री पूरे स्टैट्स के साथ। अगर बात करें ग्लोबल मिलिट्री रैंक की, तो इंडिया आती है 4th पोजीशन पे एंड पाकिस्तान ऑन 12th। बात करें पार्लियामेंट्री फोर्सेस की, टोटल एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, कॉम्बैट टैंक्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन, ओवरऑल डिफेंस बजट और एक्स फैक्टर वेपन, सारे स्टैट्स में इंडिया बहुत आगे है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। यानी अगर मिलिट्री कंपैरिजन करें तो नंबर
नंबर्स आपको खुद ही सब कुछ बता देंगे। एयर पावर में इंडिया के पास रफाल और Su-30 MKI जेट्स हैं, जो कि पाकिस्तान के पुराने F-16 और JF-17 से भी काफी बेटर है परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी दोनों में। टैंक्स एंड आर्मर के केस में भी इंडिया बहुत ज्यादा आगे है और डिफेंस बजट में इंडिया 8.4 टाइम्स पाकिस्तान से ज्यादा आगे है। और हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल भी इंडिया के पास है, जो कि दुनिया के फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल्स में से एक है। लास्टली जब पाकिस्तान ने मिसाइल्स और ड्रोन अटैक किया तो इंडिया ने S-400 डिफेंस सिस्टम यूज किया फ्रॉम रशिया। पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन अटैक दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया। ये रशियन मेड सिस्टम जो कि 2018 में इंडिया में लाया गया था इन $5 बिलियन, जो कि एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स इन सबको टारगेट कर सकता है। बल्कि नेटो भी इसे एक थ्रेट मानता है, इतना सीरियस फायर पावर है। तो मिलिट्री टर्म्स में इंडिया काफी ज्यादा आगे है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के टैक्टिकल न्यूक से भी ज्यादा, तो हमारे रफाल की मेंटेनेंस बजट से भी ज्यादा है। लेकिन याद रखना, वॉर्स नंबर से नहीं डिसीजन से जीते जाते हैं। एंड लास्ट टाइम जब इंडियन नेवल ज्वाइंड द वॉर, वी क्रिएटेड अ न्यू कंट्री कॉल्ड बांग्लादेश। सवाल यह है कि अगर वॉर कल होगा तो हम किस तरफ खड़े हैं, डिवाइडेड इंडिया की तरफ या यूनिटी के? पाकिस्तान अपनी हर गलती को बॉर्डर पे फायर से कवर कर लेता है, लेकिन क्या हम अपनी जीत को इंस्टा ट्रेंड समझ के खत्म कर लेंगे? ये वॉर सिर्फ LOC पर लड़ी नहीं जा रही, ये चल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, टीवी डिबेट्स में और हम सबके दिमाग में। और जब तक हम अपनी सोच, अपनी यूनिटी, अपनी लीडरशिप को टाइट नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान को हमें हराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस ये याद रख लो कि वॉर जिताने के लिए मिसाइल जरूरी होती है, लेकिन देश बचाने के लिए समझ बहुत जरूरी होती है। तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, क्या इंडिया को थोड़ा सा टफ स्टांस लेना चाहिए, या किसी ग्लोबल अलायंस पे हमें रिलाई करना चाहिए, या खुद हमें अपना गेम चेंज करना चाहिए? आपके जो भी ओपिनियंस है आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को ये सारी बातें शेयर कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल द स्ट्रेट फॉरवर्ड को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि सीधी बात करते हैं हम फैक्ट्स के साथ, टू द पॉइंट। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत एंड जय इंडियन आर्मी।